नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का इतना बड़ा कृषि सिस्टम, ये एक ऐसी मशीन जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है, आखिर ये काम कैसे करती है? तो चलिए आज इस पूरी जटिल प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स। एक छोटा सा बीज जो खेत में बोया जाता है, वो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की थाली का हिस्सा आखिर कैसे बन जाता है? ये जो सफर है ना, ये कई दिलचस्प पड़ावों से होकर गुजरता है। चलिए एक एक करके इस सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले किसान के सुरक्षा कवच की बात करेंगे, फिर बाजार में चलेंगे, उसके बाद अनाज का लंबा सफर देखेंगे, वैल्यू एडिशन को समझेंगे और आखिर में खेती के डिजिटल भविष्य पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल उसकी जड़ से, यानी किसान से। देखिए, फसल उगाने का काम तो बाद में आता है, उससे भी पहले हर किसान को एक बुनियादी, एक फाउंडेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और ये सहारा है एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सोचिए, ये एक तरह की प्राइस गारंटी है जो सरकार किसानों को देती है। मतलब अगर मार्केट में दाम एकदम गिर भी जाएं तो टेंशन नहीं, सरकार CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस की सलाह पर 23 अलग अलग फसलों को एक फिक्स दाम पर खरीद लेगी। ये किसानों के लिए एकदम प्राइस इंश्योरेंस जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस एमएसपी का फायदा असल में सिर्फ 6% किसानों तक ही पहुंच पाता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये दिखाता है कि भले ही पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जागरूकता की कमी या बाजार तक सीधी पहुंच ना होने की वजह से उसे जमीन पर उतारना कितना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दाम की गारंटी तो मिल गई, लेकिन फसल बोने के लिए शुरुआत में जो पैसा लगता है वो कहां से आता है? इसका जवाब है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC। और सुनिए, ये कोई आम क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये किसानों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इससे बीज और खाद खरीदने से लेकर फसल कटने के बाद के खर्चे, यहाँ तक कि घर की ज़रूरतों के लिए भी पैसा मिल जाता है। बेसिकली KCC किसानों को फाइनेंशियल पावर देता है। और सबसे बढ़िया बात, इस पर जो लोन मिलता है उसके ब्याज पर भी सबवेंशन यानी छूट मिलती है। तो अब फसल तैयार हो चुकी है, अगला स्टॉप बाजार। अब हम देखेंगे कि किसान अपनी मेहनत की कमाई, मतलब अपनी उपज को पारंपरिक मंडियों से लेकर मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म तक आखिर बेचता कैसे है। जो पारंपरिक रास्ता है वो जाता है APMC यानी मंडियों से होकर। पर यहाँ दिक्कतों की एक लंबी लिस्ट है। एक तो बाजार पर मोनोपोली है, फिर व्यापार करने के लिए ढेरों लाइसेंस चाहिए और अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक ही होता है। ऊपर से मार्केट फीस और कमीशन जैसे कई अलग अलग चार्जेस किसान की कमाई का एक हिस्सा ले जाते हैं। तो इन सब समस्याओं का क्या कोई डिजिटल जवाब है? बिल्कुल है, और उसका नाम है eNAM यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जरा इसका स्केल देखिए। फरवरी 2023 तक इस प्लेटफॉर्म से 1.75 करोड़ किसान, 1200 से ज्यादा मंडियां जुड़ चुकी थीं और टर्नओवर 51,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये पूरे देश को एक डिजिटल मार्केट में बदलने की कोशिश में एक बहुत ही बड़ा कदम है। चलिए, किसान ने अपनी फसल बेच दी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो सरकार का काम शुरू होता है। अब इस खरीदे गए अनाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो चलिए अनाज के इस ग्रेट फूड जर्नी को समझते हैं। सरकार की ये जो सप्लाई चेन है, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1 प्रोक्योरमेंट यानी खरीद। यहां FCI जैसी एजेंसियां किसानों से अनाज खरीदती हैं। स्टेप 2 स्टोरेज यानी भंडारण। अनाज को गोदामों और साइलों में सुरक्षित रखा जाता है। और स्टेप 3 डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। यहां से अनाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के जरिए अलग अलग राज्यों को भेजा जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के तहत। ये एक बहुत ही ज़रूरी कानून है जो देश की लगभग 2/3 आबादी, सोचिए 75% गांव की और 50% शहर की, इन सबको हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पाने का हक देता है। ये दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक है, कोई छोटी बात नहीं। लेकिन इतने बड़े लेवल पर अनाज को आखिर सुरक्षित रखा कैसे जाता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा पारंपरिक गोदामों और मॉडर्न साइलों के बीच का फर्क देखिए। जहां पारंपरिक गोदामों में स्टोरेज का खर्च 4 से 5 गुना ज्यादा है, वहीं मॉडर्न साइलों में ये खर्च गिरकर 84 रुपए प्रति टन तक आ जाता है।
और साइलो सिर्फ सस्ते ही नहीं हैं, ये अनाज को चूहों से, नमी से और हर तरह की बर्बादी से भी कहीं बेहतर बचाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने उस अनाज की बात की जिसे सरकार सीधे खरीदती है, पर एक और रास्ता भी है। एक ऐसा रास्ता जहां कच्ची कृषि उपज को एक नया रूप, एक नई लाइफ दी जाती है, और इसी को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। बड़े आसान शब्दों में समझें तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब है कच्चे कृषि उत्पादों को रेडी टू ईट या रेडी टू कुक फूड में बदलना, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना या टमाटर से केचप बना लेना। सिंपल। और ये सेक्टर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कृषि उपज की बर्बादी ही नहीं रोकता, बल्कि एक्सपोर्ट को भी बूस्ट देता है। इसके अलावा ये रोजगार के बड़े मौके पैदा करता है। एक अंदाजा लगाइए, एक मेगा फूड पार्क का टारगेट करीब 30,000 लोगों को रोजगार देना होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम खेती के डिजिटल भविष्य पर एक नजर डालेंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी खेती के हर पहलू को, हर कदम को बदल रही है। इस बदलाव का एक कमाल का उदाहरण है नैनो यूरिया। जरा सोचिए, पहले जहां किसान को कम से कम एक पूरी बोरी, एक बैग पारंपरिक यूरिया की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब IFFCO की नैनो यूरिया लिक्विड की सिर्फ एक 500 मिलीलीटर की बोतल काफी है। ये न सिर्फ सस्ता है, बल्कि कहीं ज्यादा असरदार भी है। और टेक्नोलॉजी का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। एग्री ड्रोन्स को ही ले लीजिए। सिर्फ 15 मिनट की फ्लाइट में एक ड्रोन 2.5 एकड़ जमीन पर छिड़काव कर सकता है। इससे मजदूरों पर निर्भरता कितनी कम हो जाती है। और फिर है एग्रीस्टैक। ये एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। इसमें हर किसान को एक यूनिक आईडी मिलती है, जिसके जरिए उन्हें बीज, मौसम, क्रेडिट सब पर डेटा के आधार पर सलाह मिलती है। तो हमने किसान के सुरक्षा कवच से शुरुआत की, बाजार को देखा, सरकारी वितरण को समझा, फूड प्रोसेसिंग की दुनिया में गए और आखिर में आधुनिक तकनीक तक का पूरा सफर तय किया। एक बात तो साफ है, हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है, क्या तकनीक, सही नीतियां और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों मिलकर भारत की इस विशाल कृषि पहेली को सुलझाने का आखिरी नुस्खा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।